मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज आज हम करेंगे एक बहुत अच्छी खबर से, और वो अच्छी खबर सेहत के शोबे की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस अच्छी खबर की तफसील में जाऊं, उसका भी एक बैकग्राउंड है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाब में जब से 500 यूनिट तक एक रिलीफ की बात की गई है कि फी यूनिट एक सब्सिडी दी जाएगी और अवाम का जो बिल है वो कुछ कम आएगा। ओहो, जो बाकी सूबों के लोग बोलना शुरू हो गए, अवाम कह रही है हमें पंजाब जैसे रिलीफ दिया जाए, हमें क्यों नहीं ऐसे बिजली के बिलों में 2 महीने के रिलीफ दिया जा रहा। एब्सोल्युटली। वो 2 महीने का जो रिलीफ है वो 200 यूनिट तक, वो तो शायद पूरे मुल्क के लिए। हाँ, 500 यूनिट 500 वाला जो है ना, वो लोग कह रहे हैं कि जी कंपैरिजन करें। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जाहिर है सूबे की जो हुकूमत है उसके ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि जी हमने अब क्या करना है। तो जैसे कि सिंध हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड हुआ था और उस पर रिस्पॉन्ड किया है कल सिंध हुकूमत ने। स्पेशली मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करूँ या मैं सीएम सिंध की बात करूँ, तो ये कल कहा गया है कि जो एक बात हो रही है ना कि रिलीफ दिया जाए, जो हम सेहत के शोबे में कर रहे हैं वैसा काम पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा। उन्होंने बहुत से अस्पतालों की बात की है, स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद जो अस्पतालों का इंतजाम है उसकी बात भी की है, और जो अस्पताल वफाक ने सूबे के हवाले किए तो उनकी बात भी उन्होंने की है। एंड स्पेशली बात उन्होंने की है जिना अस्पताल की, और वहाँ पर जो हम देख रहे हैं नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, स्पेशली बिहेवियरल साइंसेज एंड साइकेट्री डिपार्टमेंट के हवाले से या न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक डिपार्टमेंट के हवाले से। तो कल एक तकरीब का एहतमाम भी हुआ था और उसमें इससे मुतालिक बात हुई। लेकिन जो इसमें एक और अहम बात हुई जो कि बहुत अच्छी बात है, वो है साइबर नाइफ। अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि व्हाट साइबर नाइफ इज़। ये एक रोबोट है और ये सर्जरी करता है इस तरीके से जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी होती है, तो कैसे ये साइबर नाइफ विदाउट टचिंग, विदाउट एनी कट, ये उस ट्यूमर को मार देती है, ख़त्म कर देती है, कैंसर का इलाज करती है। इसके कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं, किस स्टेज का कैंसर है, कहाँ पर कैंसर है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2012 से अब तक हम देख रहे हैं कि साइबर नाइफ ने बेतहाशा पेशेंट्स को इलाज फराहम किया है। लेकिन इस तरह मैंने कहा ना कि बहुत से लोग नहीं जानते साइबर नाइफ से मुताल्लिक, और जो मैंने कहा 2012 से साइबर नाइफ, लेकिन अब एडिशन हुई है एक और साइबर नाइफ जो है वो पाकिस्तान। अच्छा, जाहिर है ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से अब वो काम करेंगे, और जो पहले वाले हैं वो किस तरह काम कर रहे थे, और अब जो लेटेस्ट वर्जन इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इससे सेहत के शोबे में कितना फायदा होगा। जिस तरह आप कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, उनका जो इलाज है उसमें उसको किस तरह से फायदा होगा। तो आज हम इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हेड ऑफ साइबर नाइफ यूनिट जिना अस्पताल डॉक्टर तारिक महमूद सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब 2012 अब तक मैं एक जरूर चाहूंगा नाज़रीन को जरा सफर तो बताएं साइबर नाइफ का। अस्सलाम वालेकुम जी। साइबर नाइफ की फैसिलिटी 2012 में जिना हॉस्पिटल के अंदर इंस्टॉल की थी पेशेंट एड फाउंडेशन ने, और इसके ऊपर जैसे आप लोग अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं, पहला यूनिट लगा था 2012 में, उसके बाद हमने उसको अपग्रेड किया 2015 में, 2018 के अंदर सेकंड यूनिट लगा साइबर नाइफ का। इसी दौरान टोमोथेरेपी, एक्विनॉक्स और कैंसर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज लगी। अभी जो ये नया यूनिट आया है, इसका फायदा ये है कि जो हमारा यूनिट जो हमने 2012 में लगाया था वो एक मरीज को ट्रीट करने में 90 मिनट लगाता था, ये वही काम जो है तकरीबन 20-21-22 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो आप यूं कह लें कि उस बंकर में जहां हम एक मरीज करते थे उसकी जगह आप 3 से 4 मरीज कर लिया करें। अच्छा, वैसे इस वक्त डेली बेसिस पर जी अपनी बात में साइबर नाइफ एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है, ठीक है। और सॉलिड ऑर्गन के अंदर सॉलिड ट्यूमर, किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो, स्पाइन में ट्यूमर हो, या आजकल प्रोस्टेट के अंदर अगर किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर है, तो साइबर नाइफ से बेहतर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है कंपेयर टू सर्जरी। डॉक्टर साहब, जब सेहत के शोबे की बात हो और स्पेशली कैंसर जैसे मूजी मर्ज की बात हो, तो जाहिर है उसमें एक नई इनोवेशन आना जाहिर है कि बहुत बड़ी बात भी है, बट एट द सेम टाइम कितना यूज इसका हो रहा है पाकिस्तान की अगर बात कीजिए, बिकॉज इस पर्सपेक्टिव से भी हम जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम इस टर्म को सुन भी रहे हैं, काम हो रहा है लेकिन लोगों को पता भी नहीं है कितना इसका सक्सेस रेट है। इस हवाले से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा। देखिए, साइबर नाइफ 2012 से चल रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से लोग हमारे पास फ्री इलाज करा के जा चुके हैं। तो जो रेडियोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और जो न्यूरोसर्जन्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, जनरली उन लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन है। आपके इस तवज्जुह से नेचुरली एक मासिस के अंदर, मीडिया के अंदर दोबारा से इसके बारे में इंफॉर्मेशन की ये फैसिलिटी कराची जिना हॉस्पिटल में मौजूद है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो इन फैसिलिटीज के साथ
आपका जो कैंसर का एक्सपेंस है वो एक बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसके इलाज का। हमारे पास ये जो फैसिलिटी है, अगर दुनिया में कहीं जाके इसका इलाज कराएंगे तो 50,000 से 90 या 1,20,000 डॉलर चार्ज किए जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है, इररिस्पेक्टिव के पेशेंट की नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है। Very nice. और दूसरा, जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें अराउंड 31% पेशेंट पंजाब से आते हैं, 11.5 केपी के से, 6.5 बलूचिस्तान से, 4 to 5 इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं, बाकी पेशेंट सिंध के अंदर से आते हैं। और डॉक्टर साहब, चूंकि आपने बता दिया कि जैसे ब्रेन में हो, स्पाइनल कॉर्ड में हो, या जिस तरह आजकल प्रोस्टेट कैंसर की भी आप बात करें, बट दैट टू स्टेज 1, लंग, लिवर और पेंक्रियास के कैंसर को भी किया जाता है, लेकिन जो 90% हमारा वर्कलोड है वो अब पहले 80% ब्रेन था, अब ब्रेन में से वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि प्रोस्टेट के काफी पेशेंट आना शुरू हो गए। तो ब्रेन, स्पाइन, प्रोस्टेट, ये 3 चीजें तो इनके लिए आइडियल है। और बाकी लिवर का कैंसर भी हम बहुत से पेशेंट करते हैं, लंग का कैंसर भी करते हैं और पेंक्रियास के कैंसर भी करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि स्टेज 1 का कैंसर होगा तो ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, ये कैंसर जो ट्रीट होंगे इस स्टेज पर ट्रीट होंगे, क्योंकि जब आप लोग एक पेशेंट को कह देते हैं यस वी विल ट्रीट, तो फिर सक्सेस रेट इज 100%। अब मैं आपकी दूसरी बात का सक्सेस का जो है उसका जवाब दे दूं। तो देखिए, हमने अभी तक तकरीबन 24,000 के करीब रेडियो सर्जरी के सेशंस किए हैं। पॉइंट ये है कि दुनिया में ये बहुत एक एक्सपेंसिव इलाज है, यहाँ हम मुफ्त करते हैं, लेकिन उस मुफ्त के ऊपर हमारा 1,000 से 2,000 डॉलर एक्सपेंस तो आता है। वो किसी की ज़कात होती है, किसी की डोनेशन होती है। तो हम जहाँ मरीज आ रहा हो और मरीज के साथ $1,00,000 आ रहा हो, वहां तो कोई बायस्ड हो सकता है कि पैसे तो आ रहे हैं। यहाँ तो हमने अपनी ज़कात, लोगों के डोनेशन को एक्सपेंस करना है। तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिंजेंट है, जहां हो कि 100% मरीज को फायदा होगा उस मरीज को करते हैं, जहां हो कि इसको फायदा नहीं होगा तो उस मरीज को हम सिलेक्ट नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट हम कर रहे हैं उसमें 99% सक्सेस। अच्छा सर, ये मतलब स्टेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है ऑब्वियसली कि किस मरीज को ट्रीट किया जा सकता है, किसको नहीं ट्रीट किया जा सकता, वो एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन जाहिर सी बात है उनको आप ट्रीट कर रहे होते हैं जिसका ऑब्वियसली रेट होता है, एक सक्सेस रेट हो सकता है। जी जी, लेकिन हमारे पास 3 और 4 के टोमोथेरेपी, एक्विनॉक्स भी है, तो हर तरह के मरीज को स्टेज 1 to 4 सबको ट्रीट करते हैं रेडिएशन से, जिस तरह की रेडिएशन को उसकी जरूरत हो। लेकिन जहां पर्टिकुलर बात साइबर लाइफ की करेंगे तो साइबर लाइफ अर्ली स्टेज के लिए, टोमोथेरेपी और एक्विनॉक्स के ऊपर स्टेज 1 to 4 हर तरह के केसेस ट्रीट होते हैं। और डॉक्टर साहब, कोई भी पेशेंट, जिस तरह आपने खुद कहा कि 15 ममालिक और 167 सिटीज ऑफ पाकिस्तान जहाँ से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अब ऐसे में क्या कोई पेशेंट आता है तो उसे मालूम होता है कि अच्छा साइबर नाइफ उसे ट्रीट कर पाएगा, या कि कोई और तरीके का है, कोई रेफरल है, कोई रिपोर्ट्स का पहले आप तक पहुंचना है जिस पे आप लोग बता सकते हैं कि ठीक है ये जो केस है हम ले सकते हैं, आप आ जाएं? देखिए, अब काफी स्टैब्लिश हो गया हुआ है, 2012 से अब लोगों को भी, काफी लोगों को पता है। तो हमारी रिक्वेस्ट जो होती है कि आए ना, आप JPMC में साइबर नाइफ JPMC@gmail.com पे अपना डाटा भेज दें, साइबर नाइफ के एड्रेस पे पोस्ट कर दें। हमारी टीम उसको 3-1 दिन में एवेलुएट करके फिर बताती है कि आपका इलाज होना है तो आ जाए, नहीं इलाज होना तो उनको गाइड कर देते हैं कि आपके लिए क्या है। हम और वैसे नॉर्मली वेटिंग टाइम क्या होता है, जिस तरह आप वॉक इन ना करें, पहले ईमेल कर दें ताकि टीम एवेलुएट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आप कह रहे हैं कि जो डाटा आपके पास आता है, ईमेल आपको आ जाती है, 3 दिन में एवेल्युएशन होती है, नॉर्मली वेटिंग टाइम क्या होता है? चूंकि जाहिर है जब इतने मुल्कों से, इतने शहरों से लोग आ रहे हैं और इतना अच्छा इलाज, मुफ्त इलाज है, कितना वेट करना पड़ता है एक पेशेंट को नॉर्मली? मैंने बताया ना कि अर्ली स्टेज को करते हैं तो अर्ली स्टेज यूजुअली कम होती है। तो जैसे हमने 2012 में पहला यूनिट लगाया, 15 में अपग्रेड किया, 2018 में दूसरा यूनिट लगाया, फिर टोमोथेरेपी 1 लगाई, दूसरी लगाई, अभी ये नया साइबर नाइफ लगा रहे हैं। तो जब भी कोई वेटिंग टाइम हमारा 6-8 हफ्ते से ऊपर जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि नई मशीन ला के लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद साहब साथ मौजूद थे, हेड ऑफ साइबर नाइफ यूनिट JPMC, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत का, पेशेंट्स एड फाउंडेशन का,
कि सेहत के शोबे में मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा रहा है आवाम को, और ये भी नहीं देखा जाता कि वो आवाम सिर्फ सिंध की है, वो चाहे पंजाब से हो, KP से हो, बल्तिस्तान से हो, कश्मीर से या किसी और मुल्क से भी क्यों ना हो। पेशेंट्स आते हैं और उनका इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है। एक ऐसा इलाज जो कि बहुत महंगा है, किसी और मुल्क से कराया जाए तो बहुत महंगा इलाज है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, और जहाँ पर साइबर नाइफ, इसके लिए एक टर्म है जादू की छुरी, क्योंकि आप ये देखें, टच नहीं करती, कट नहीं लगाती, इलाज होता है। और चूंकि वो पहले से डिसाइड होता है कि अच्छा ये पेशेंट हम ले सकते हैं, स्टेज 1 का है, किस स्टेज का है, क्या ये ट्रीटमेंट करेगा नहीं करेगा, उसका फिर इलाज हो जाता है, और सक्सेस रेट इज 100%। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात एग्जैक्टली, ये समथिंग रियली गुड जो कि हेल्थ की शोबे में जाहिर है होने भी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की। आज मौसम कैसा रहेगा? अभी आपको बताते हैं जी पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जनाब इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा जी कराची में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम जो है वो 18, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो मौसम है पूरे मुल्क का, वो एक तरह से खुशगवार भी है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और इसके अलावा अगर नालों की बात की जाए, वहाँ पर तुंगजानी देखी जा रही है। और गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ग्लेशियर्स जो फटे हैं उसकी वजह से जो सैलाबी सूरत हाल हुई है। बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर थोड़ी तबाही हुई है, काफ़ी हद तक बल्कि तबाही हुई है। सो इस बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह से इसको जो है इसने इम्पैक्ट किया है। और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे और सेगमेंट्स भी हम प्रोग्राम में ऐड करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। AI का दौर है और जाहिर सी बात है आगे आने वाले दौर भी AI को अभी से हमने डेडिकेट कर दिया। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो AI एकेडमी गूगल ने कायम करने का फैसला किया है पाकिस्तान में। और इसकी अगर बात की जाए तो गूगल क्रोम इनिशिएटिव इसको कहा गया है, गूगल क्रोम बुक इनिशिएटिव, इसके स्कूलों के लिए स्पेशली। हाँ, और कहा जा रहा है कि इस पर जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है मुतारिफ कराए जाएंगे और उसके बाद जो है वो AI की तालीम जो है वो बच्चों को दी जाएंगी, स्पेशली जो आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं उस हवाले से। और स्पेशली स्कूल्स के अलावा अगर हम नौजवानों की बात करें, कैसे AI उनके लिए सपोर्ट फराहम कर रही है और कैसे AI के शोबे में वो अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। CEO टेक वैली उमर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपने दिया। साहब थोड़ा सा बताएंगे कि गूगल इस वक्त किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि गूगल कोलैबोरेट कर रहे हैं इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इन दीज डेज गूगल इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान और टेक वैली एज अ लोकल पार्टनर ऑफ गूगल वी आर वर्किंग ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स। लेकिन जो आज आपका टॉपिक है उसमें आपने जो चीज़ पूछी है वो गूगल जेमिनाई एकेडमी फॉर स्टार्टअप्स के हवाले से पूछी है। बिल्कुल। तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देयर आर 2 प्रोग्राम्स दैट करंटली गूगल इज ऑफरिंग पाकिस्तानी मार्केट। उसमें एक गूगल जेमिनाई एकेडमी फॉर स्टार्टअप्स का जो प्रोग्राम है, आपने सुना होगा कि लास्ट मंथ हमने पाकिस्तान में गूगल क्लाउड स्टार्टअप कंपटीशन करवाया जिसमें हमें कोई 700 के करीब एप्लीकेशंस आई। उसमें मोस्टली हमारा फोकस था जनरेटिव AI के ऊपर, फ्रंटियर मार्केट्स के ऊपर, फिनटेक के ऊपर। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कराची में हमने 25 स्टार्टअप्स को उनमें से 5 स्टार्टअप्स सिलेक्ट हुए और उनको 1 मिलियन कैश प्राइज भी मिला। उनकी डिटेल्स आप techvalley.pk पे जाके पढ़ सकते हैं। उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था गूगल जेमिनाई एकेडमी फॉर स्टार्टअप्स। अब वो प्रोग्राम पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी ओपन किया गया है, जिसमें से एक स्टार्टअप इस साल उस प्रोग्राम में हिस्सा लेगा। उसका जो क्राइटेरिया है उस प्रोग्राम का और स्टार्टअप में हिस्सा लेने का, यू गाइस कैन गो टू गूगल क्लाउड स्टार्टअप वेबसाइट और आपको वहां पे जाके उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इन समरी उसमें गूगल आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, हैंड्स ऑन लैब अपॉर्चुनिटीज देता है, वेरियस क्रेडिट्स देता है, एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया रीजन आप लोगों से मिलते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा एज है, जैसा कि आपने खुद बात की AI का,
कि हाउ टू लेवरेज AI टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसमें वो स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को यूनिक बना सकें, अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मैं यही उमर साहब पूछना चाह रही थी कि क्या इसमें भी कोई फाइनेंशियल इस तरह से कुछ प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट अगर स्टार्टअप्स अपने आप को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और जो सीख रहे हैं इन कोर्सेज के थ्रू उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें? इसमें जो फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हमने गूगल क्लाउड स्टार्टअप कंपटीशन जो कराची में करवाया उसमें उनको लिटरली कैश प्राइज दी गई, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो इंसेंटिवाइज वो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ गूगल क्रेडिट्स, गूगल टूल्स, इन फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग विद अदर स्टार्टअप्स टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ। तो कैश अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो गूगल की जो सपोर्ट है और जो 30 डे जो गूगल उसको अपने टूल्स, अपने जनरेटिव AI, अपनी स्टोरेज, अपना क्लाउड का प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो सारी चीजें जाहिर है प्रोवाइड की जाएंगी और ऑब्वियसली वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख रहे हैं एक चीज, ये वरना आपको इनरोल करना पड़ता है और आपको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक भी अब AI में जिस तरह से जिद्दत आ रही है तो आपको उस पर्सपेक्टिव से, उस लिहाज से अपने आप को मोल्ड भी करना और सीखना भी है। अच्छा उमर साहब, यंगस्टर्स के लिहाज से बताएं कि उनके लिए क्या है? तो स्टार्टअप्स बिजनेस ठीक है, जो भी करना चाह रहे हैं वो अलग है, बाकी यंगस्टर्स के लिए किस तरह का कोर्स जो है वो मुतारिफ करवाया गया और उससे क्या फायदा होगा उनको? यंगस्टर्स के लिए जी आपको पता है, जैसे कि अभी शुएब ने एक सवाल किया था मुझसे कि गूगल इस वक्त पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स के नाम से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें हमने 45,000 स्कॉलरशिप्स असाइन किए हैं इन 10 डिफरेंट इन डिमांड स्किल्स। उनकी डिटेल्स भी आप techvalley.pk पे जाके देख सकते हैं। उनमें गूगल के स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वी वर्क विद वेरियस IT बोर्ड्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज। उनमें गूगल ने AI के कोर्सेज लॉन्च किए हैं AI एसेंशियल्स में। अभी जो हमारे यंगस्टर्स ऑन बोर्ड आ रहे हैं, हाउ दे कैन सेव टाइम, हाउ दे कैन गेट द वर्क डन। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है जब मैं आपके कल प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि एक और जो प्रोग्राम हम अभी पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं वो एजुकेशन पे फोकस है और उसका जो प्रोग्राम का नाम है वो है जेमिनी एकेडमी फॉर एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आजकल यंगस्टर्स, हमारे लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी AI यूज कर रहे हैं, लेकिन वी वांट टू प्रमोट कि AI रिस्पॉन्सिबली यूज की जाए टू इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। उसमें हम टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें हम 1000 मास्टर टीचर्स ट्रेन करेंगे इन अ प्राइवेट सेक्टर, इन अ पब्लिक सेक्टर ऑन हाउ टू यूज जेमिनी इन एजुकेशन। उसमें हाउ दीज टीचर्स कैन यूज AI प्रॉम्प्टिंग। आपने कमांड देनी है, आप जो गूगल में भी कोई चीज सर्च करती हैं या करते हैं तो यू नीड टू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो आपने अगर कमांड देनी है जेमिनी को तो हाउ टू डू द राइट प्रॉम्प्टिंग, हाउ टू राइट द लेसन प्लान। और इसका आगाज इस्लामाबाद के स्कूलों से हो रहा है, यहाँ के टीचर्स से हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ मिलके हम 50% स्कूल, सरकारी स्कूल्स हैं जो FD फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ हम कर रहे हैं और 50% हम स्कूल पाकिस्तान में, पंजाब में, कराची में प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। और इसमें हम ये 1000 मास्टर ट्रेनर निकालेंगे जिनको ये हेल्प मिलेगी कि वो अपने लेसन प्लान्स, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, अपनी स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं यूजिंग AI टूल्स। तो AI का जो फायदा उनको क्लासरूम में होगा ताकि वो इन टूल्स की मदद से अपने लेसन प्लान्स को और बेहतर कर सकें और जो बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ है, वो अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली AI की जब हम बात करते हैं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि प्रोडक्टिवली इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यूज़ किया जाए तो जाहिर सी बात है इससे क्लासरूम्स में, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी माहौल की और अदालती मामलात का जिक्र करेंगे। अगर हम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की बात करें तो एक नया तोशा खाना केस जिसमें PTI के हवाले से खबर यह आई कि बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया। उससे पहले भी ज़ाहिर है कई दिन का रिमांड हो चुका है। ये एक नया केस, एक नई परेशानी PTI के लिए बिल्कुल है, लेकिन 2 सितंबर को उनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके साथ एक और अहम मामला है और वो भी कोर्ट से ही जुड़ा है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन
पाउंड केस में अभी हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है, लेकिन ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। जारी दरखास्त पीटीआई की थी और इसमें पीटीआई को इस वक्त रिलीफ मिला है। इस पर आज हम बात करेंगे और इसके अलावा जो इस वक्त माहौल बना हुआ है सियासत में, उस पर हम कमेंट्स लेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब, वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई का हमेशा ये मौक़िफ़, या एटलीस्ट माजी में मौक़िफ़ ज़रूर रहा जब भी केसेस की बात होती रही कि स्टे के पीछे नहीं छुपना चाहिए, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो केस 190 मिलियन पाउंड का, इसमें स्टे के पीछे है पीटीआई, क्यों? उसकी बड़ी रोज़ रोशन की तरह एक वाज़ेह जो है जवाज़ है और वजह है। देखें, स्टे का सहारा सिर्फ उसी सूरत में लिया जाता है अगर जो एक उसका सही तरीका जो है वो यही है कि अगर उसके ज़रिए इंसाफ का हसूल यकीनी हो जाए। सही। अब मैं आपको उसके जो हालात हैं, जो उसके हकायक हैं, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ट्रायल कोर्ट में अडियाला जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 35वें जो गवाह जो आए उनकी तरफ से, नैब की तरफ से, वो उनके कोई अहलकार या प्रोसिक्यूटर जो थे वो थे, और आखिरी गवाह वही थे 35वें। तो उन्होंने अपनी जो शहादत है उसमें इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग हुई है, 343rd मीटिंग, उसके कुछ जो उसमें मामले डिस्कस हुए थे उसका एतराफ़ किया उन्होंने। वो ऐसे हालात हैं, उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं, जो उसकी दस्तावेज़ात हैं, उससे एक बड़ा अहम दिफा का तरीका बन सकते हैं। यहाँ तक कि उसमें ये भी ऐसे शवाहिद भी हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं जो मलिक रियाज साहब के साथ मंसूब हैं, उसमें हुसैन नवाज शरीफ का एक फ़्लैट भी इन्वॉल्व है, जो कि इंग्लिस्तान में उन्होंने इनको फ़रोख्त किया मलिक रियाज की फैमिली को। जब उन अहलकार की शहादत के ऊपर जब कोर्ट से इस्तदा की गई बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कि उस मीटिंग के मिनट्स पेश किए जाएं, ठीक है, तो नैब ने इनकार कर दिया और अदालत ने भी हुक्म नहीं किया। इस अपील को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि जी सिर्फ उसके दस्तावेजात जो हैं वो तलब कर लिए जाएं और कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए जाएं। ठीक है। और जितनी देर ये अपील पे समाअत होती है, जितनी देर ये अपील पे समाअत मुकम्मल होती है, कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोक दिया है। कार्रवाई को जारी रखने। अच्छा वलीद साहब, नंबर दो वलीद साहब, कोर्ट ने ये भी कहा है, एक सुन ले मेरी बात प्लीज, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई ताखीरी हरबा खान साहब या उनके वकला ने इस्तेमाल किया तो वो स्टे वापस कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसमें बड़ा वैलिड रीजन है। ठीक है। अच्छा वलीद साहब, अब एक बार फिर ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है बानी पीटीआई की तरफ से इनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? एट द सेम टाइम क्या रद्द-ए-अमल होगा इसके बाद पीटीआई का? देखें जी, जो चेयरमैन हैं बानी चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने कल भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल में जो महदूद से लोगों को इजाज़त है उनसे बात करने की, इस बात का अंदेशा अभी जाहिर किया है कि जनरल फैज़ को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। और क्योंकि उसकी वजह ये अब हमारे बानी चेयरमैन ने खुद कही है, तो ज़ाहिर है हमारी पार्टी का मौक़िफ़ वही होगा जो उन्होंने कहा है। उन्होंने खुद कहा है, उनको इतला भी यही है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है जनरल फैज़ पे कि वादा माफ गवाह बने 9 मई के हवाले से। लेकिन खान साहब इससे बिल्कुल कोई परेशान नहीं है। आपने कहा ना कि परेशानियों में जिस शख्स पे 200 केस हैं उस पे 201 केस बन जाए, उसको कोई परेशानी। लेकिन वलीद साहब, वलीद साहब वो 200 केसेस जो है उनकी परेशानी भी तो अपनी जगह है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकती अच्छा परेशानी तो है ही नहीं। जी जो मैं जानता हूं उनके अजीज जो उनसे मिलके आए हैं, उनको मैंने पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब बहुत हाई स्पिरिट्स में है, बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी, मतलब एक केस आप पे और मेरे पे हो जाए ना तो हमारी जिंदगी अजाब बन जाती है। वो उन पे 200 केसेस हैं और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कूल और काम जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है इस बात का कि वो सब झूठे केसेस हैं। ये खदशा क्यों पैदा हो गया मिलिट्री कोर्ट वाला? इतना मिसट्रस्ट क्यों डेवलप हो गया सिस्टम पे? आप खुद कह रहे हैं बहुत से लिमिटेड लोग हैं जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से होती है, वो जेल में हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन की रसाई उस तरीके से नहीं है, फिर उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, वो कैसे ये बात कर रहे हैं? ज़ाहिर है जी, उनके फैमिली मेंबर्स उनको रेगुलरली मिलते हैं। आई थिंक हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली के लिए है और एक दफ़ा उनके वकला और उनकी पार्टी के जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके लिए है। अच्छा। और उसी सिलसिले में एक दफ़ा मैं भी गया था, जुमेरात के दिन वकला मिलते हैं। दूसरा ये है कि जब भी ट्रायल होता है, जब भी केस की पेशी होती है तो अडियाला जेल में होती है, तब भी फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स मौजूद होते हैं।
उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आजाद लोग, फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स तो आजाद लोग हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एहतसाब के अमल में मिसट्रस्ट क्यों है? चूंकि आतिफ तारड़ साहब ने जो एक बात की, उन्होंने कहा है कि इस अमल का दायरा कार वसी किया जाएगा, चाहे कोई साकिब हो चाहे कोई निसार हो, ये एग्जैक्ट उनका जुमला है। तो इसमें बहुत से और नाम भी सामने आ सकते हैं, तो एहतसाब का अमल है सर। हाँ जी, मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मैं इस पर जरूर आता हूं। जो दूसरी बात खान साहब ने कही है वो ये है, वो कहते हैं कि जी 9 मई के हवाले से किसी को भी ले आए, जनरल फैज समेत, वो चाहते हैं कि जी असल उसका जो राज है, असल उसकी जो हकीकत है कि जिससे पता लग सकता है किसको सजा होनी है, कौन किसको नहीं होनी, कौन इसमें शामिल था, कौन नहीं था, वो सीसीटीवी फुटेज है जिसको अभी तक छुपाया जा रहा है, पोशीदा रखा जा रहा है। अब मैं आपको ये एहतसाब के अमल की बात मैं कर देता हूँ और उससे मैं एक और मौजू को जोड़ता हूँ। गवर्नमेंट हमारे की, रियासत की, हमारी स्टेट की क्रेडिबिलिटी वैसे ही जीरो या मनफी लेवल पे गई हुई है। उसकी एक मिसाल ये देख लें कि उन्होंने इंटरनेट के साथ क्या किया है और कितने लोगों की रोजियों को उन्होंने तबाह बर्बाद किया है, आम आदमियों की। वो अलग बात है कि टेलीकॉम कंपनीज की जो है आमदन, उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 70% उनकी बिजनेस भी डेटा पे डिपेंड करती है। ये वो गवर्नमेंट है जो कहती है कि जी हम $15 अरब पे आईटी की एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। इस वक्त वो 2-3 अरब रुपए से भी गिराकर उसको 1 अरब पे ले जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। इस किस्म की रियासत की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? 3 दफा वो अपने बयान बदल चुके हैं इस मौजू के ऊपर। ये जो इंटरनेट की डिग्रेडेशन या थ्रॉटलिंग है, उसका जो गला घूंटा जा रहा है। अब इसी को आप एहतसाब की तरफ ले जाएं या किसी और मौजू पे ले जाएं, महंगाई पे ले जाएं, ये इंटरनेट की जब रसाई है, ये बिजली और पानी की तरह अब है लोगों की आमदनों में। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। एहतसाब क्या सिर्फ उनका होना चाहिए जो आपके साथ नहीं है, या उनका भी होना चाहिए जो आपके साथ हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं? मैं शकील खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाएं करप्शन के। आपको नहीं लगता कि तहकीकात होनी चाहिए? जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात का तज़किरा किया है कि बहुत अच्छी बात है कि इवन एक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में भी अगर किसी ने कोई गलतकारी की है अपनी सरकारी फराइज की सरंजाम देने के दौरान या अदरवाइज, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। और इसी तरह हर लेवल पे और हर जगह पर एहतसाब होना चाहिए। और शकील खान साहब के बारे में मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ बता देता हूँ। पार्टी के पूरी 3 अफराद पर मुश्तमिल और बहुत जो है लायक और बड़े काबिल एतबार अफराद की कमेटी ने बैठ के उनके मामले को पूरा जायजा लेने के बाद ये सिफारिश दी कि उनको जो है उनके ओहदे से जो काबीना में है बरतरफ किया जाए। सो इसलिए हमारा पूरा नजरिया, हमारी पार्टी का बुनियाद जो है वो इसी पे है। एक तो कानून की हुक्मरानी पे कि ताकतवर और कमजोर कानून के निगाहों में बराबर हों, और दूसरा जो है एहतसाब हो और जो है करप्शन और बेईमानी से पाक हमारा मुआशरा हो। और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, बिकॉज बाकियों को लोग जो समझते हैं वो वोट के जरिए पता लग गया है सबको। सही है सर, पॉइंट आका आपका। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोंगो वायरस के बाद मंकी पॉक्स का खतरा भी सर उठाने लगा है। रवां साल मुल्क में कोंगो वायरस के दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने के बाद अब मंकी पॉक्स या एम पॉक्स फैलने का खतरा बढ़ चुका है और अब तक कई केसेस की तस्दीक हो चुकी है। और कल की खबर भी है कि एक और मुश्तबा केस सामने आया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल जो है वो बढ़ा दिया गया है, चूँकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो भी केस आ रहा है वो इम्पोर्ट हो रहा है, किसी और मुल्क से आ रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी परवाज़ें ऐसी जिनकी स्क्रीनिंग की गई है ना सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर बल्कि बाकी एयरपोर्ट्स पर भी। माहिरान सेहत इस सूरत हाल में खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दे रहे हैं और शहरों से अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो आज हम मंकी पॉक्स से मुताबिक डिटेल से बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या ख़तरा है, ये कैसे ये फैलता है। इस पर हम बात करेंगे पिम्स की हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिपार्टमेंट से डॉक्टर नसीम अख्तर जो है वो हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम मंकी पॉक्स की बात करें, अब तक कितने केसेस, इनमें सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अब तक पाकिस्तान में टोटल जो है 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। यानी पहला केस लास्ट ईयर हुआ था? जी, ये जो फर्स्ट केस था वो लास्ट ईयर 2023 में डायग्नोस हुआ था और उसके बाद फिर ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 2023 के ही हैं। इस साल तकरीबन 2 केसेस हैं जो अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर इसके इनिशियल सिम्टम्स की बात की जाए, मैं चाहूँगी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से लोगों को ज़रूर बताएं कि इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके बाद जब बीमारी बिगड़ जाती है तो एक्सट्रीम सिम्टम्स हम क्या देख रहे होते हैं?
जी, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो है वो बीमारी क्या है। ये एक वायरल इलनेस है जो कि एक पॉक्स वायरस से फैलती है, ठीक है। और जिस तरह बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं, ये थोड़ी सी उस तरह से मुख्तलिफ है कि इसमें जो ट्रांसमिशन का जो मेथड है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होती है इसकी वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होती है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस है और जिसके बॉडी के ऊपर मल्टीपल स्किन लीजन्स हैं और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो 1 मीटर के फासले पे अगर कोई बैठा है या पेशेंट के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, हाथ मिलाया है, एग्जामिनेशन किया है या उनकी बॉडी के साथ या स्क्रीशंस के साथ कोई कॉन्टैक्ट हुआ है, तो ये डिज़ीज़ के ट्रांसमिट होने के खदशात होते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट जो उसकी ट्रांसमिशन होती है कि ये रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन कोविड से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कोविड की ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या एक दूसरे के साथ बात करने से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इसमें भी चांसेस हैं कि वायरल ट्रांसमिशन हो जाए, लेकिन कम है। और अगेन इसमें मास्क पहनने के लिए हम फोकस करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव केस फैमिली में मौजूद हो तो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, एक तो वो फिज़िकली टच ना करें और फासला इख्तियार करें, साबुन पानी से अपने हाथों को बार बार धोएं और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो उन लोगों में ज़्यादा पाई गई है जो कि चूँकि क्लोज़ कॉन्टैक्ट से होती है, तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या उस विसिनिटी में रहने वाले लोग हैं जो एक रूम शेयर कर रहे हों। दूसरी बात जो आपने इम्पॉर्टेंट कही है कि क्या ख़ास तदाबीर करनी चाहिए, तो वो यही वाली हैं जैसे हमने कोविड में की थी, वही जनरल प्रिकॉशंस हैं जो हम सबको लेनी चाहिए। यानी कि पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट जो है उनको घरों में आइसोलेट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिज़ीज़ अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के लोग फासला इख्तियार करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें और नोटिफाई ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि जो भी केसेस हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उन सब की ट्रैवल की हिस्ट्री मौजूद है। हमारे लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी केस अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और इस वजह से ये सोचा जाए तो मैं समझती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि WHO ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है कि वो तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने भी लोग ट्रैवलर हैं जहाँ जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग और उनकी डायग्नोसिस के लिए। अच्छा डॉक्टर नसीम, जैसे कोविड में हमने देखा था कि कोविड का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता था, फिर हम देखते थे कुछ में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, कुछ में सिम्टम्स नहीं होते थे, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते थे, लेकिन ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही होती थी। अब ऐसे में मंकी पॉक्स, क्या इंक्यूबेशन टाइम इसका होता है? क्या इसमें भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं? बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह हर डिज़ीज़ का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी अगर कोई एक्सपोज हो गया है इंडिविजुअल, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 21 दिन का है। और ये वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ लोगों में जल्दी सिम्टम आ जाए, कुछ में ये कम से कम 3 हफ्ते ले लेते हैं। इनिशियल जो अलामात होती हैं उसमें बुखार का होना, जिस्म में शदीद दर्द होना, सर में दर्द होना, पट्टों में खिंचाव होना, ये तमाम बातें हो सकती हैं। और उसके बाद अगर ये मज़ीद इसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाए वायरस की, तो स्किन पे लीजन शुरू हो जाते हैं। और ये चिकन पॉक्स से काफ़ी हद तक मिलते जुलते स्किन के रैशेज़ होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं चिकन पॉक्स के मुकाबले में। जैसे कि इसकी रैश जो है वो फेस से स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है वो बाजुओं के ऊपर, पाँव और हाथ के जो तलबे होते हैं उनके ऊपर आ सकती है, और इस तरह जेनिटल एरिया में भी इसके लीजन होते हैं। एक और ख़ास डिफरेंस जो चिकन पॉक्स से हम कर सकते हैं वो ये है कि चिकन पॉक्स में मल्टीपल क्रॉप्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस में आपको जो है वो रैश नज़र आ रही होती है। इसमें जो भी रैश होती है वो किसी एक स्टेज पे ही होती है, यानी शुरू में जो है वो मैक्यूल होता है, फिर पैप्यूल बनता है, फिर वो पानी वाला आबला बनता है, उसके बाद फिर वो एक पस्ट्यूल बन जाता है। यानी वो डिफरेंट फेजेस में स्किन के ऊपर निशानात होते हैं। लेकिन जो मंकी पॉक्स के लीजन होते हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर पानी वाले आबले निकले हुए हैं जिनको आप वेजिकल कहते हैं, तो एक जैसे वेजिकुलर लीजन्स होंगे। अगर पस्ट्यूल बन गए हैं तो सारे पस्ट्यूल होंगे। इस तरह नहीं होगा कि मिक्सचर होगा कि वेजिकल भी हों, पैप्यूल भी हों, मैक्यूल भी हों। यानी स्किन रैश डिफरेंट स्टेजेस में होती है चिकन पॉक्स में, तो ये एक खास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके अलावा ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एनलार्ज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड होता है ये भी वेरिएबल होता है, यानी कुछ लोगों में रैश जो है वो 2-3 हफ्ते के बाद निकलना शुरू हो जाती है और फिर डिफरेंट स्टेजेस से होते होते ये तकरीबन 4 हफ्ते ले लेती है इसको मुकम्मल तौर पर ठीक होने में। अब जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है वो बहुत जल्दी इससे रिकवर कर जाते हैं और स्किन के लीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और फिर उतर जाते हैं, और उसके बाद स्किन के ऊपर हल्के फुल्के से निशानात रह जाते हैं।
और इम्पॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि ये जब तक तमाम के तमाम स्किन के रैशेज़ जो हैं वो हील नहीं कर जाते और नई स्किन की लेयर नहीं आ जाती, तब तक ये वायरस जो है वो शेड होता रहता है। तो इस तमाम पीरियड के दौरान जिसमें स्किन के ऊपर रैश मौजूद है, पेशेंट को आइसोलेट ही रखना चाहिए और क्लोज कॉन्टैक्ट से उसको टच करने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 5 से 21 दिन के अंदर जो है वो आप रिकवर हो जाएंगे तो आप क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो जो लेजन्स हैं ख़त्म नहीं हो जाती, झड़ नहीं जाती स्किन के ऊपर से, तब तक आप दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। 4 हफ्ते भी ले सकता है। जो स्किन की रैशेज इंप्रूव हो रही होती है ना, वो 21 डेज तो वो वाला पीरियड है जिसमें अभी सिम्टम नहीं आए होते। ये उसके बियॉन्ड है, जब रैश निकल आती है तो फिर डॉक्टर साहब कितना जानलेवा हो सकता है ये, थोड़ा इस लाइफ थ्रेटनिंग कितनी है ये डिजीज़, इसके बारे में भी बताइएगा। और स्पेशली 2023 के जो केसेस हमारे पास आए थे, जो 8 केसेस तकरीबन जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, उनमें कितने हमारे पास डेथ रेट क्या था उस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि वायरस कौन से क्लैड से बिलोंग करता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक क्लैड 1 है, एक क्लैड 2 है। जो पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रहा था और जो हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग हुई उसमें क्लैड 2B है, जो कि लेस सीवियर फॉर्म है उसकी। और दुनिया से जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, करंट जो आउटब्रेक है वो क्लैड 1 की है। वो थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर फॉर्म है और उसमें चूँकि जो स्किन के ऊपर नंबर ऑफ़ लीजन्स होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लैड 2B या क्लैड 2। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेस सीवियर फॉर्म सर्कुलेट करी थी, लेकिन अभी फर्दर सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत है कि हमारे आने वाले जो अभी ट्रैवलर्स हैं अगर वो डिजीज़ लेके आ रहे हैं तो क्या है वो टाइप कौन सी वाली है। और इसमें चूँकि ज़रा टाइप पे डिपेंडेंट होगा, उसके वेरिएंट पे डिपेंडेंट होगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन भी किया, हमने कोविड में ये देखा था। अब ऐसे में एज वाइज अगर इसको हम डिफ़ाइन करें कि जैसा कोविड ने बच्चों को उस तरह से मुतासर नहीं किया था इनिशियली, फिर ज़रा दूसरे वेरिएंट्स आए थे, क्या इसका भी एज पर डिफरेंट इम्पैक्ट है? डिज़ीज़ सबको मुतासर कर सकती है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, तो किसी भी रिस्क ग्रुप को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। लेकिन सिवियरिटी की जहाँ तक बात है तो जो लिटरेचर कहता है वो ये है कि लेस दैन 8 ईयर्स की जो एज है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें डिज़ीज़ सिवियर होने के इम्कानात हैं। लेकिन अभी तक हमारे मुल्क से कोई भी ऐसा केस नहीं था जो बच्चों में डायग्नोज हुआ हो या प्रेगनेंसी के स्टेटस के साथ किसी फीमेल में ये डायग्नोज हुआ हो। डॉक्टर नसीम, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी और हमसे गुफ्तगू कर रही थी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।